हेलो दोस्तों, हम आज बात करने जा रहे हैं इजराइल और पैलेस्टीन वॉर की। हम इसमें बात करेंगे कि ज्यूइश और अरब लोगों में, पैलेस्टीन लोगों में इतनी नफरत कहां से आई, इसका इतिहास क्या है, और हम इसको ये भी जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रेजेंट टाइम में चल क्या रहा है। माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट का जन्म एक ज्यूइश फैमिली में हुआ था। ठीक उसी समय क्रिश्चियंस का ये मानना था कि कुछ ज्यूइश फैमिली जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाई करना चाहती है, मारना चाहती है, और ये विचारधारा कई रिलीजियस लोगों में था, जिसकी वजह से ज्यूइश लोगों को दुनिया के कई देशों में अत्याचार झेलना पड़ता आया है लगातार। अब हम बात करने जा रहे हैं 18वीं सेंचुरी में, जहां पर यह विचारधारा आ गई थी ज्यूइश लोगों के बीच में इतने अत्याचार झेलते हुए कि अगर उन्होंने अपनी एक अलग कंट्री नहीं बनाई तो उनका वर्चस्व इस दुनिया से हटा दिया जाएगा। और इस मूवमेंट का नाम होता है जायनिज्म मूवमेंट, जहां पे सिर्फ ये बोला जाता है कि सारे ज्यूइश लोग एक साथ आ जाएं और अपनी एक अलग कंट्री की मांग करें। पैलेस्टीन एक कंट्री है जहां 18वीं सेंचुरी में ज्यूइश, मुस्लिम और क्रिश्चियन बहुत ही पीसफुली रहते थे ऑटोमन एम्पायर के अंडर। लेकिन 1914 में जब यूके और फ्रांस ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट लड़ाई कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स को ये बात बहुत अच्छे से पता था कि उनको वो जंग जीतने के लिए अरब लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो वो अरब को मोटिवेट करते हैं कि अगर वो उनकी मदद करते हैं तो वो पैलेस्टीन को एक अरब नेशन घोषित कर देंगे। उसी समय में ब्रिटिशर्स को यह भी पता था कि जो ज्यूइश लोग अमेरिका में रह रहे हैं वो बहुत ही पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है। अगर उन पर वो प्रेशर डालते हैं कि वो अमेरिकन गवर्नमेंट को बोले यूके की मदद करने के लिए ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट, तो वो पैलेस्टीन को ज्यूइश नेशन भी घोषित कर देंगे अंडर बाल्फोर डिक्लेरेशन। यहां हुआ क्या, एक पैलेस्टीन जिसको वो बोलते हैं कि हम अरब नेशन भी घोषित कर देंगे, और जिसको ये वो बोलते हैं कि हम ज्यूइश नेशन भी घोषित कर देंगे। ये न्यूज फैलते ही दुनिया से कई ज्यूइश लोग पैलेस्टीन की तरफ रुख कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बताना भूल गया कि पैलेस्टीन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। पैलेस्टीन में एक जगह है जेरूसलेम, जो मुस्लिम, क्रिश्चियन और ज्यूइश के लिए बहुत ही सेक्रेड जगह है, बहुत ही सेक्रेड, बहुत ही पायस जगह है। 1914 और 1935 के बीच में बहुत ही ज्यूइश लोग पैलेस्टीन की तरफ आना शुरू कर दिए। आप इस बात से अंदाजा लगा लो कि 1920 में सिर्फ 10% पॉपुलेशन थी ज्यूइश लोगों की पैलेस्टीन में। लेकिन 1945 में क्या होता है, हिटलर वो हॉलोकॉस्ट करता है यूरोप में अगेंस्ट द ज्यूइश कम्युनिटी। बहुत ही बड़ी संख्या में ज्यूइश लोगों को मारा जाने लगा, जिसकी वजह से यूरोप में बड़ी संख्या में ज्यूइश लोग जो वहां रह रहे थे वो पैलेस्टीन की तरफ रुख कर लेते हैं। आप बस इस बात से अंदाजा लगा लो कि 1945 में ये पॉपुलेशन जो ज्यूइश लोग की थी पैलेस्टीन में वो 55% हो जाती है। 1940 में एक ज्यूइश नेशनलिस्ट मूवमेंट शुरू हुआ, और ठीक उसी टाइम में एक अरब नेशनलिस्ट मूवमेंट भी शुरू हुआ था, जिसको लॉजिकली हम पैलेस्टीन नेशनलिस्ट मूवमेंट कहते हैं। ये मूवमेंट क्यों शुरू हुआ, क्योंकि 1940 में जब बहुत ज्यूइश लोग पैलेस्टीन की तरफ आ रहे होते हैं तो उनके बॉर्डर पे अरब लोग उनको अंदर एंट्री नहीं देते हैं। रीजन बीइंग क्योंकि अरब लोग नहीं चाहते कि ज्यूइश लोग उनके नेशन में आए, क्योंकि अरब लोग पैलेस्टीन को अपना मानते थे और ज्यूइश लोग अपना मानते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स के राज में उन्होंने ज्यूइश लोगों को पैलेस्टीन के अंदर एंट्री दे दिया। लेकिन 1946 होते होते ब्रिटिशर्स को यह समझ में आ गया कि ये कॉन्फ्लिक्ट वो संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि एक पैलेस्टीन जो अरब लोग को भी चाहिए और एक पैलेस्टीन जो ज्यूइश लोग को भी चाहिए। तो उन्होंने 1947-48 में पूरी की पूरी चीजें यूएन के हाथ में सौंपते चले गए। 1947 में यूएन ने 2 स्टेट पॉलिसी निकाली, जिसमें उन्होंने ये कहा कि पैलेस्टीन का 55% हिस्सा हम ज्यूइश को दे देंगे और 45% हिस्सा हम अरब लोग को दे देंगे। ये सुन के ज्यूइश लोगों को तो बहुत खुशी मिली, क्योंकि उनको अपनी एक कंट्री मिल रही थी। लेकिन अरब लोग इससे बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये ब्रिटिशर्स का एक नया तरीका है कॉलोनाइजेशन करने का। लेकिन 14 मई 1948 को एक कंट्री स्थापित हुई जिसका नाम है इजराइल, और ठीक उसके एक दिन बाद अरब देश मिलकर ज्यूइश लोगों पर अटैक कर देते हैं। इस अरब देशों में लेबनान, सीरिया, इराक, जॉर्डन सब मिलकर एक छोटी सी कंट्री पे अटैक करते हैं। लेकिन आश्चर्यचकित की बात यह है कि इजराइल इन सारे देशों पे जीत जाता है। अब इजराइल जब इन देशों पे जीतता है तो वो उनको पता था कि अगर वो इस जंग को नहीं लड़े और नहीं जीते तो उनका वर्चस्व इस दुनिया से हटा दिया जाएगा। अब 1949 जब ये पूरी जंग एक साल चली, तो 1949 में यूएन का जो रेजोल्यूशन था, 2 स्टेट रेजोल्यूशन, वो हुआ यूं कि जब 55% हिस्सा इजराइल के पास था और 45% हिस्सा पैलेस्टीन के पास। लेकिन 1949 में जब ये जंग जीता इजराइल ने,
तो इजराइल ने पैलेस्टीन के कुछ कुछ एरियाज को भी अपने अंडर कंट्रोल ले लिया, जो कि आज की डेट में वेस्ट बैंक है, जिसमें हम ABC कई सेगमेंट में बटा हुआ है, जिसमें पैलेस्टीन भी रहता है, इजराइल भी रहता है और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आज के समय में भी बहुत होते चले आ रहे हैं। 1949 में ही जब इजराइल पैलेस्टीन के कुछ एरिया को अपने अंडर ले लेता है, तो उसी टाइम पे क्या हुआ है कि कई एरियाज जैसे वेस्ट बैंक वो जॉर्डन के पास चला जाता है, गाजा स्ट्रिप वो इजिप्ट के पास चला जाता है। अब पैलेस्टीन के लिए ही पैलेस्टीन में जगह नहीं बचती है, इसको हम कहते हैं पैलेस्टीनियन एक्सोडस। और मतलब इसमें 10 लाख से ज्यादा पैलेस्टीन लोग रेफ्यूजी बन जाते हैं, जिनके पास कोई छत नहीं है रहने की, क्योंकि सारी चीज वो कुछ जॉर्डन के पास चली गई, कुछ इजिप्ट के पास चली गई, कुछ इजराइल ने अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया है। 1967 में एक और जंग होती है, जो जंग फिर से सारी अरब कंट्रीज मिलके इजराइल के ऊपर करती है, लेकिन ये जंग केवल 6 दिन में इजराइल जीत जाता है। और इस जंग को जीतते ही गाजा स्ट्रिप, सिनाई वो इजिप्ट के कंट्रोल से हटा के अपने कंट्रोल में ले लेता है, वेस्ट बैंक जो जॉर्डन के कंट्रोल में पहले हुआ करता था उसको अपने कंट्रोल में ले लेता है, गोलान हाइट्स जो सीरिया के कंट्रोल में था उसको अपने कंट्रोल में ले लेता है। और इस तरह करते करते एक बड़ी संख्या में लैंड अब इजराइल के कंट्रोल में आ गया है। 1964 में एक ग्रुप फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं PLO, पैलेस्टीनियन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन, जो एक रिप्रेजेंटेटिव बनता है अरब लोगों का, और उनका ये कहना है कि हमें अरब लोगों के लिए अपना एक देश चाहिए। तो मतलब ये वो बात हो गई, पहले ज्यूइश लोगों को अपना एक देश चाहिए था तो उन्होंने इजराइल ले लिया, पूरे पैलेस्टीन को इजराइल के अंडर कर लिया। धीरे धीरे करके पैलेस्टीनियन का जो 45% इलाका था उसमें भी अपना हिस्सा बना लिया। अब अरब लोगों के लिए ही अपनी जगह नहीं बची, अब वो PLO आया है जो कहता है कि हमें अरब लोगों के लिए एक अलग कंट्री चाहिए। 1967 की जो जंग हुई थी उसमें इजिप्ट का, मैंने आपको बताया, वो गाजा स्ट्रिप जो इजराइल से, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा भी इजराइल अपने कंट्रोल में ले लिया था। लेकिन 1979 में क्या होता है, इजिप्ट एक पहली कंट्री बनती है। अब उनको पता है कि हम इस जंग जीत नहीं पा रहे, जब सारी कंट्री मिलके नहीं तो इजिप्ट अकेले कैसे जीतेगी। तो 1979 में इजिप्ट एक पहली अरब कंट्री होती है जो इजराइल को एज अ कंट्री मानती है। और उसके बाद इजिप्ट और इजराइल के रिलेशन काफी अच्छे होते हैं, और इजराइल जो बड़ा सा हिस्सा इजिप्ट का अपने अंडर लिया है वो 1979 के बाद वो इजिप्ट को वापस कर देता है। लेकिन 1981 में इजिप्ट के PM को गोली मार दी जाती है, ये कह के कि आप इजराइल के लिए इतना झुकाव क्यों आया है। उनका कहना है कि इजराइल को, ज्यूइश लोगों को थोड़ा सा भी जमीन अरब लोग का नहीं मिलना चाहिए। 1992 में इजराइल को एक बहुत ही सुलझे हुए प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं जिनका नाम है यित्जक रबीन, जो ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो PLO को एक ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, और वो उनका ये कहना है कि PLO सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव है अरब लोगों के लिए। इनकी वजह से इजराइल और पैलेस्टीन पहली बार 1993 में एक क्लोज निट में आता है, जिसको हम ऑस्लो एकॉर्ड से भी जानते हैं आज की डेट में। और जो इजरायली PM है उनका मानना है कि PLO एक बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड ग्रुप है जो सिर्फ अरब लोगों को अपना नेशन दिलाने के लिए रेडी बैठा है। 1994 में पहली पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी स्थापित होती है, पहली सरकार मतलब। फिर 1995 में एक ऐसी चीज होती है जिसका कभी किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। 1995 में यित्जक रबीन को पॉइंट ब्लैंक पे गोली मार दी जाती है एक राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा, इजराइल ज्यूइश। उनका कहना यह था कि आप पैलेस्टीनियन को एक छोटा सा हिस्सा भी मत दो। और उसके बाद करते करते सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि आज तक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन चले आ रहा है। इन सब के बीच में मैंने एक चीज आपको नहीं बताई, 1987 में एक हमास ग्रुप फॉर्म होता है जिसको आज भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप माना जाता है। हमास एक कट्टरवादी ग्रुप है जिनका सीधा सा फंडा यह है कि पैलेस्टीनियन लैंड पे कोई भी ज्यूइश नहीं रह सकता, चाहे वो कुछ भी हो जाए। हम इतना सा लैंड भी ज्यूइश लोगों को नहीं देंगे। 2006 में इलेक्शन होता है पैलेस्टीन के अंदर, हमास और फतह में। ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी है और हमास बहुत ही कम अंतर से 2006 का पॉलिटिकल इलेक्शन वो जीत जाती है। लेकिन 2007 में फतह और हमास के बीच इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से
पैलेस्टीन जो एक कंट्री है वो दो गुट में पड़ जाती है, एक वेस्ट बैंक और एक गाजा स्ट्रिप। आज भी गाजा स्ट्रिप पे हमास का कंट्रोल है। ये पूरी कंट्री जो 2 मिलियन पॉपुलेशन की है, ये पूरी हमास कंट्रोल करता है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और वेस्ट बैंक पूरा का पूरा कंट्रोल होता है फतह के द्वारा। 2007 से लेके अब तक हमास सुसाइड बॉम्बिंग्स, मिसाइल अटैक्स, कई चीजें इजराइल के ऊपर कुछ अंतराल पे करता ही रहता है, क्योंकि उनका क्लियर कट मानना है वो हाईली ट्रेन्ड टेररिस्ट हैं, जिनका बहुत सीधा फंडा है कि हम ज्यूइश को इतनी सी जमीन भी नहीं देने वाले। मैं आज की बात करता हूं प्रेजेंट टाइम में 7 अक्टूबर 2023 को सुबह 6 बजे जब सब लोग इजराइल में सो रहे थे, तो कम से कम 5000 से ज्यादा मिसाइल हमास ने गाजा इजराइल बॉर्डर से इजराइल पर अटैक किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि इजराइल के पास अपना दुनिया का इनफैक्ट सबसे बड़ा आयरन डोम सिस्टम है, जो कोई भी मिसाइल को हवा में ही रोक सकता है, खत्म कर सकता है। लेकिन उस दिन ये सारे सिस्टम्स फेल हो गए। इजराइल और गाजा बॉर्डर पे भी अटैक हुआ। इजराइलियन टैंक को कैप्चर किया गया, इजराइलियन सोल्जर्स को कैप्चर किया गया, सिविलियंस को हॉस्टेज बनाया गया। हमास के जो फाउंडर हैं, हमास के जो कमांडर हैं मोहम्मद अल देफ, इस ऑपरेशन का नाम अल अक्सा फ्लड रखते हैं। और ये उनका ये कहना है कि हम ये अटैक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इजरायलियों ने, ज्यूइश लोगों ने पैलेस्टीनियन पे, अरब लोगों पे बहुत ही अत्याचार किए हैं। और अल अक्सा फ्लड का नाम उन्होंने अल अक्सा मॉस्क के थ्रू रखा है, क्योंकि अल अक्सा मॉस्क पे कुछ टाइम पहले बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट हुआ था बिटवीन इजरायलियंस और पैलेस्टीनियंस। इजराइल ने इसके काउंटर अटैक में भी एक ऑपरेशन स्टार्ट किया है, जिसको इजराइल ने भी एक काउंटर में एक ऑपरेशन स्टार्ट किया है, जिसको नाम दिया है आयरन स्वॉर्ड्स। और इजराइल की डिफेंस फोर्स, जिसको हम IDFC भी कहते हैं, उन्होंने डिप्लॉय किया है नेवी, एयरफोर्स और ग्राउंड से गाजा के ऊपर अटैक। इजराइल के एनर्जी मिनिस्टर ने एक ऑर्डर साइन किया है और उसमें कहा है कि इस गाजा की जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इजराइल करता है गाजा की तरफ, वो सारी कट कर दी जाएगी। इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने टीवी पे प्रॉपर लाइव आके कहा है कि वी आर एट वॉर, वी हैव नॉट स्टार्टेड दिस बट वी आर गोइंग टू एंड दिस वॉर। इस पूरी चीज में हमने एक चीज की बात नहीं की, वो है मोसाद। कहा जाता है जो इजराइल का इंटेलिजेंस फोर्स है, ग्रुप है मोसाद, वो वर्ल्ड का बेस्ट ग्रुप है। और मोसाद इस इतने बड़े अटैक को ट्रैक नहीं कर पाया। 5000 से ज्यादा मिसाइल इजराइल और गाजा बॉर्डर पे आ गए और वो ट्रैक नहीं हो पाया। इजरायलियन और गाजा के बीच में जो बॉर्डर्स लगे, वहां सेंसर्स हैं, उसको तोड़ दिया गया, उसको वो ट्रैक नहीं कर पाया। तो ये सबसे बड़ा फेलियर है मोसाद का अब तक की हिस्ट्री में। मोसाद वर्ल्ड की बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी मानी जाती है, जिसको किसी भी वॉर को होने से पहले इंटरसेप्ट कर लेती है। लेकिन अब तक ये समझ में नहीं आया कि इन्होंने ये अटैक रोक क्यों नहीं पाए। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हुआ या किस वजह से हुआ, ये किसी को आइडिया नहीं। मोसाद के इस फेलियर की वजह से इजरायली गवर्नमेंट को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है। मुझे नहीं पता कौन क्या कब कहां फेल हुआ, मुझे इतना पता है हमास और इजराइल के बीच में जो जंग चल रही है, इसकी वजह से हजारों की संख्या में मासूम मारे जा रहे हैं, लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है। मैं बस ये मान के चलता हूं कि ये जितनी जल्दी ये जंग खत्म हो जाए उतना बेहतर है हम सबके लिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी इंफॉर्मेशन लगा हो कि आपको मिली है, तो आप प्लीज इसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आपका ये छोटा सा जेस्चर मुझे बहुत मोटिवेट करेगा और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने के लिए। थैंक यू सो मच।